आज पीएच और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो खैर इतना डिस्कशन में नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर तकरीबन 18 टू 30 इसका ऑप्टिमम है, जिसके ऊपर झींगा ग्रो अच्छे से कर पाता है। लेकिन पीएच जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पीएच जो आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जो है वो इसका बेसिक होता है। किसी भी पानी का अगर आपने पीएच, उसके अंदर एसिडिटी या बेसिसिटी आपने उसकी मालूम करनी। आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अगर तो ये आपको इजीली समझ आता है तो ठीक, वरना ये मेरा ख्याल है कि एक्सपर्ट्स के लिए इसमें ज़रा ज़्यादा नॉलेज होगी। और ये चीज़ें हमारा चूँकि जो श्रिम्प का जो फॉर्म था उसके ऊपर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई, उसी से ही ये चीज़ें उठाई गई हैं। तो आए चलते हैं पीएच की तरफ। पीएच जो है वो तकरीबन 7.2 से लेके 8.2 के दरमियान अच्छी पीएच शुमार होती है श्रिम्प कल्चर के अंदर। लेकिन इसमें जो ऑप्टिमम लेवल है वो तकरीबन जिस पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है वो 7.8 से 8.5 तक है। एक्वाकल्चर में पीएच में तब्दीली से बहुत जल्द अफेक्ट होता है, और ये जो तब्दीली है इसमें मौजूद लाइफ को और इसकी पानी की जो केमिस्ट्री है उसको और केमिकल्स को, ये सब चीज़ें बराह रास्त ये मुतासिर करती है। पीएच की जो चेंज है दिन के टाइम और रात के टाइम, जो पीएच की जो तब्दीली है इसको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। आप दोनों टाइम के पीएच जो है आपको अपने तालाब के चेक करने पड़ेंगे जहाँ आपने श्रिम्प रखा हुआ है, कि सुबह के टाइम पीएच क्या है और शाम के टाइम ये दोपहर के टाइम पीएच क्या है। अगर ये तब्दीली 0.5 तक होती है तब तक काम चल जाएगा, ठीक है। वगरना इससे ज़्यादा है अगर 0.5 से, तो यह श्रिम्प या मछली वो शॉक में आ जाएगी, और ज़ाहिर शॉक में आने के बाद वो स्ट्रेस में आएगी, और स्ट्रेस में आने के बाद वो खाना छोड़ सकती है। और अगर पीएच लंबे अरसे तक हाई रहे तो उससे क्या होता है कि श्रिम्प की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, और श्रिम्प या झींगा अगेन स्ट्रेस में आ जाएगा और बीमारी आसानी से उस पर हमला कर सकेगी। आए देखते हैं कि पीएच किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो पहली बात है, जो इसका ग्राउंड है, बेड है जो भी आपके तालाब का, वो उसका प्लेटफॉर्म है बॉन्ड का। तो इसकी जो सॉइल है ये अगर एसिडिक है, तो जो आपको पता है कि एसिड जो है वो पीएच को लो करता है। अगर नहीं भी पता तो चले मैं बता देता हूँ। इसलिए पीएच जो है उसकी लो होती है, जिसमें आपकी जो सॉइल है उसके अंदर अगर एसिड के कंटेंट ज़्यादा हैं तो उसकी पीएच कम होगी। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो होता क्या है, जो बन्ने हैं यहाँ से पानी जो है वो बह के तालाब की तरफ आता है, तो ये भी अपने साथ एल्यूमिनियम जो है वो लेके उसमें शामिल हो जाता है, और तालाब के पानी में शामिल हो जाता है। तो इससे भी जो है वो तब्दीली आती है। अब देखें जो अलजी है और खुर्दबीनी जानदार है, इनका रोल देखते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि एल्यूमिनियम के आने से पीएच कम हो जाती है, इसके बाद जो अलजी और खुर्दबीनी जानदारों का जो रोल है, इसमें जो अलजी है या जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, जिनकी वजह से उनका रंगत अक्सर आपको कभी सब्ज़ी माइल या आपको जो ब्राउन कलर है ऐसा सा आपको कलर नज़र आता है अक्सर। तो ये बेसिकली अलजी और जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर, तालाब के पानी में, ये उनकी वजह से होती है। अगर अलजी ज़्यादा होगी तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शाम में पीएच हाई हो जाती है और तकरीबन 8.8 से लेकर 9.1 तक पहुंच सकती है। जब अलर्जी कम होना शुरू हो जाती है तो पीएच भी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये चूँकि इसका एक जो मैकेनिज़्म है फोटोसिंथेसिस का, ज़ियाई तालीफ जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो वो फोटोसिंथेसिस में ज़ाहिर है अलर्जी अपनी खुराक तैयार करती है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करेगी तभी वो खुराक बना पाएगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी पीएच को लो रखता है, वो जब सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली अब एक चीज़ जो पीएच कम रखती थी वो ख़त्म होगी तो पीएच हाई हो जाएगी। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इसको बड़ा इजी है अगर आप इसको समझना चाहें। तो जिन तालाबों में सैलिनिटी कम होती है और बारिश के दिनों में अक्सर उनके अंदर अलजी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में अलजी और ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके दरमियान बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि पीएच जो है वो आपकी मेंटेन रहे। और दिन में आमतौर पे पीएच बढ़ती है और रात को कम होती है, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो उसकी वजह से पीएच जो है फिर वो कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जितने भी जो ऑक्साइड्स हैं ना, जो गैसेस के ऑक्साइड्स हैं, ये पानी के साथ मिलके एसिड्स बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड है तो वो HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेफिनेटली ये भी अगर रात के टाइम ये ज़्यादा हो जाएगी, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो पीएच के अंदर वाज़ेह कमी आएगी। तो इसको कैसे पीएच को कंट्रोल करना है, इसमें जो तब्दीली आ रही है ये बहुत अहम है। तो कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे पीएच को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखते हैं उसको। अब जो पहली बात है वो है जो बॉटम इन्वायरमेंट है, उसकी जो मिट्टी है
उसके अंदर आप चूने का इस्तेमाल करके उसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, चूना जो है अगर पीएच मिसाल के तौर पे 5 से कम आ रही है तो फिर आप उसको तकरीबन 600 से लेके 810 केजी पर एकड़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेक्टर्स के अंदर 1500 से लेके 2000 केजी पर हेक्टर है, तो तकरीबन 2.47 एकड़ का एक हेक्टर होता है। तो इसको कन्वर्जन कर लीजिएगा। अब जो पीएच 6 से अगर ज़्यादा है तो फिर कितना है, फिर 300 से लेके 600 केजी पर हेक्टर जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं एकड़ों में इसको तब्दील करें, कन्वर्ट करें, तो फिर 120 केजी से लेके 240 केजी पर एकड़ जो है वो चूना इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर ट्रीटमेंट जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो अगर तो पानी की पीएच लो है, एक तो केस ये हो जाएगा, और दूसरा ये है कि वाटर ट्रीटमेंट जब पानी की पीएच जो वो हाई है। अब पहले हम लो की बात कर लेते हैं। तो जब पीएच लो होती है तो बारिशों में सबसे पहले जो आपने बारिश होने से पहले जो है वो तकरीबन 10 किलो पर 1000 मीटर क्यूब जो है उसको फैला के डाल दें आप उसको। तो अगर सुबह में आपकी जो पीएच है वो 7.5 से 7.8 तक है और दोपहर में 0.3 तक का फ़र्क आ रहा है, तो फिर आप 30 से 50 केजी जो है वो डोलामाइन जो लाइम है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोलामाइट लाइम 273 से लेकर 120 केजी पर एकड़ तक आप दोपहर के वक्त 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीएच का फ़र्क सुबह और दोपहर में 0.5 से ज़्यादा है और पानी की रंगत क्लियर है तो फिर आप तकरीबन 180 से लेके 300 केजी तक पर हेक्टर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर 73 से लेके 120 केजी पर एकड़ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि पीएच का फ़र्क सुबह और शाम में ख़त्म हो जाए तब तक आप इसको यूज़ करते नहीं। जब आपका पीएच जो है वो हाई है तो फिर पीएच जो आपका 8.3 से अगर ज़्यादा है तो आप 1 से 3 केजी पर 1000 मीटर स्क्वायर आप शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई अप्रोप्रिएट सा प्रोबायोटिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होता ये है कि जो ऐसे माइक्रोब जो कि डेट्राइटस जो इसके ऑर्गेनिक मैटर जो नीचे इसकी डिकम्पोजिशन शुरू करने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं या माइक्रोब्स वगैरह हैं उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, शीरा या प्रोबायोटिक। तो दोनों भी मिला के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बायोफ्लॉक में लोग अक्सर करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेट्राइटस को डिकम्पोज करते हैं, और जब वो डिकम्पोज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी आबादी भी बढ़ती है, और वो फिर जब अपनी रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी तो पीएच कम हो जाएगी। अगर पीएच 9 से बढ़ जाए तो एक डोज जो है वो आप 3 से 4 ml पर मीटर क्यूब इसकी फार्मलिन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फार्मलिन जो है इसका इस्तेमाल ज़रा एहतियात से ही करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फार्मलिन जो है ज़रा इसके इफ़ेक्ट्स बहुत एडवर्स किस्म के होते हैं अगर इसमें ज़रा बेहतियाती हो जाए। अगर पीएच की फ्लक्चुएशन दिन के वक्त 0.5 से ज़्यादा हो, और हम लोग केस इस पर डिस्कस कर रहे हैं हाई पीएच का, जब पानी की में वैसे भी पीएच हाई है, तो उसमें फिर यह है कि अलजी जो है फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी हार्डनेस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी मिकदार कम हो, तो इस सूरत में अलजी तेज़ी से पैदा होगी, तेज़ी से बढ़ेगी, और इससे अलगल ब्लूम पैदा होने का ख़तरा है, और फिर ऑर्गेनिक डेट्राइटस भी तालाब में बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी डोलोमाइट लाइन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी जो डोज़ है वो तकरीबन 100 से लेके 200 केजी पर हेक्टर या फिर 40 से लेके 80 केजी पर एकड़ तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पानी की जो हार्डनेस है उसको ज़्यादा करें। जब पानी की हार्डनेस ज़्यादा होगी तो उससे पानी को स्टेबलाइज करने में मदद मिलेगी, और इसकी जो बफरिंग की क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। जो बफरिंग एजेंट्स होते हैं इसके अंदर उनको भी हम बढ़ा सकते हैं। बफरिंग बेसिकली ये होता है कि पीएच जो है वो अपने विद इन रेंज रहती है, वो ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आते बफर्स की वजह से ना। तो ये जो पानी को स्टेबलाइज करने का एक तरीका ऊपर बताया, और दूसरा तरीका ये है कि आप पानी को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें भाई, ये प्रोबायोटिक की इनाकुलेशन के लिए ये सेटअप लगा हुआ है, और इसमें हमने इस हिसाब से डाला है कि 150 लीटर पानी और 2.25 kg मोलेसेस और 30 ग्राम प्रोबायोटिक, ये पर एकड़ के हिसाब से हमने डाल के ना, तो ये हर पांड का अलग-अलग कंटेनर है। जो बड़े पांड हैं उनका बड़ा कंटेनर रखा, छोटों का छोटा कंटेनर ड्रम रखा,
और इसको शुरू किया। तो ये 48 घंटे हमने इनको एरिएशन दे के प्रोसेस करना है, उसके बाद इसको पांड में डालना है। तो ये देखें, ये 2 इसके हमने ब्लोअर लगाए हैं। एक ब्लोअर चल रहा है, दूसरा अभी स्टैंड बाई इसका अल्टरनेट लगा रहे हैं ताकि इसको रेस्ट देने के लिए ये चलाया जा सके। और ये देखें कि